आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज क्या आया? शादी के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी बढ़ जाती हैं। आपको फैमिली को भी देखना होता है, खुद को भी देखना होता है और एक आपके रिलेशन को भी आपको अच्छे से बना के चलना होता है। आफ्टर मैरिज क्या खुद के लिए उतना टाइम मिल पाता है आपको? मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मेरे अंदर अगर पैशन है, मुझे कुछ करना है तो मुझे टाइम निकालना नहीं, चुराना पड़ेगा। क्योंकि नहीं, मैं रात में दिन में जैसे भी मुझे टाइम मिले, मुझे अपनी वीडियोस बनानी है और अपने पर्सनल काम के लिए मुझे टाइम निकालना है। सोसाइटी की कौन सी बात आपको गलत लगती है? सबसे गलत चीज मुझे जो लगती है, कहते हैं लड़का लड़की इक्वल है, लेकिन नहीं है। जो लड़कियों की घर के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और जो आप कंटेंट क्रिएशन करते हो उसमें बैलेंस करना कितना मुश्किल है? घर को मैनेज करना है, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही हो जाती है, क्योंकि आपको घर देखना है, सारी चीजें मैनेज करनी है। वो अपने किसी इंटरेस्ट को कंटिन्यू करना है तो फिर आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। कि कभी ऐसा हुआ है कि कंटेंट क्रिएशन के लिए आपके घर में आर्ग्यूमेंट वगैरह हुआ हो? कंटेंट की वजह से हमारे घर में आर्ग्यूमेंट हुआ हो। तो ऑलरेडी जब आप स्टार्ट करते हो तो बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं कि खुद ही आप डिमोटिवेट होने लगते हो। ऊपर से अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर आपको लगेगा नहीं, रहने दो, नहीं करना। जैसे कि मेनली आपका जो ड्रीम है, आप बहुत पैशनेट हो उसको करने के लिए और फैमिली से उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मान लो किसी को, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? उस सिचुएशन में ये करना चाहिए कि आए दिन देखा जाता है कि डिवोर्स रेट इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है और लोग आपस में रह नहीं पा रहे हैं, साथ में अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पाती है कपल्स के बीच में जो न्यूली मैरिड है। तो मैरिज लाइफ जो होती है ना, वो एक तराजू की तरह होती है, उसको आपको पूरी तरीके से बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो क्या हाल है मेरे दोस्तों? आज का एपिसोड थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है बिकॉज दिस इज आवर सब्सक्राइबर स्पेशल एपिसोड। तो आज जो लोग हमें प्यार करते हैं और जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, उनमें से ही कोई आज हमारे साथ बैठकर इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनने वाला है। सो व्हाट्स अप एवरीवन, मैं हूं निशांत एंड यू आर वाचिंग अनदर एपिसोड ऑफ द निशांत शो। तो दोस्तों, जान लेते हैं कौन है वो लकी सब्सक्राइबर। आज द निशांत शो पर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही रिलेटेबल है, आफ्टर मैरिज स्ट्रगल्स ऑफ वुमेन इन कंटेंट क्रिएशन। जो पैशन है एक वुमेन का और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लाइफ के ट्विस्ट के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाता है, आज हमारे गेस्ट से आपको पता चलेगा इन सब चीजों के बारे में। सो प्लीज वेलकम मिस प्रज्ञा गोयल। सो वेलकम टू द शो प्रज्ञा जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ, तो प्रज्ञा जी, पहले थोड़ा ऑडियंस को आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए खुद से। ओके, तो सबसे पहले मेरा नाम प्रज्ञा है और मैं वीडियोस कंटेंट बनाती हूँ, डिजिटल क्रिएटर हूँ। इसके पहले मैं जॉब करती थी, फिर मेरी डिलीवरी हो गई, मेरा बेबी हुआ, उस वजह से मुझे जॉब छोड़ना पड़ा और मैं अभी अपनी वीडियोस ही कंटिन्यू करती हूँ। हाँ, तो प्रज्ञा जी, कैसा लग रहा है मेरे शो पे आकर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। पहली बार आई हूँ मैं आपके शो में, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछना चाहूंगा कि बचपन में आप कैसे थे, क्या बिहेवियर था आपका? बचपन में जैसे सारे बच्चे होते हैं, जिद्दी, मूडी, मैं भी वैसे ही थी। हाँ। मतलब मुझे छोटे का तो बहुत याद नहीं है, पर मेरी मम्मी बताती हैं कि मैं बहुत जिद करती थी और जो चीज मुझे चाहिए वो चाहिए, जो चीज मुझे करना है वो करना ही है। हाँ, तो जैसे कि आपने बताया आपने अभी कंटेंट स्टार्ट किया है, तो आपने जो कंटेंट है वो मैरिज से पहले ही स्टार्ट किया था या फिर उसके बाद? एक्चुअली जो मेरा कंटेंट है वो मैंने मैरिज से पहले ही स्टार्ट कर दिया था। शादी के बाद मैंने उसे कंटिन्यू किया है। एग्जैक्ट ईयर कुछ बता सकते हैं हाँ, आप? एग्जैक्टली मैंने फर्स्ट वीडियो जो मेरा अपलोड किया था वो 16 मई 2020 को किया था, ड्यूरिंग कोविड। उस टाइम तो कितना टफ हाँ, फेस चल रहा था। एक्चुअली कोविड के टाइम पे ना काफी चीजें बुरी भी हुई तो काफी चीजें अच्छी भी हुई। जैसे कहते हैं ना, हाँ। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसा ही कोविड के टाइम पे था, तो शायद हमारे लिए ये चीज अच्छी रही। बट मेन क्या होता है ना, अपन अपनी लाइफ में बिजी होते हैं और बाकी सब अपने टैलेंट्स को, ये सब चीजें अपन परख नहीं पाते। जब फ्री होते हैं ना तब ये आइडियाज आते हाँ, हैं। ये बिल्कुल आपने सही बोला। हाँ, बिल्कुल सही। तो थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा मैं कि जैसे कि बचपन में सभी का एक ड्रीम होता है
सब हाँ। कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। तो आपका वो क्या ड्रीम था ऐसा कि आप जो बचपन में बनना चाहती थी? बचपन में मुझे लगता है कि मैं भी सारी बच्चों के जैसे सेम सोचती थी, जैसे मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, आईएएस बनना है। लेकिन फिर जैसे जैसे बड़े होते गए तब भी मेरा वही ड्रीम था कि हाँ, मुझे कंपटीशन की तैयारी करनी है और गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना है। तो अब क्या ड्रीम है आपका? अब क्या आप वही डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहती हैं अभी भी? एक्चुअली क्या है, अभी ड्रीम तो मन में तो बहुत है कि नहीं, मुझे अभी भी गवर्नमेंट सर्विसेज करना है, कहीं मैं आईएएस बन जाऊं। लेकिन उतना मैं अपनी पढ़ाई पे अभी फोकस नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे कोविड के टाइम, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा वीडियोस बनाना, तो अभी मैं उसी चीज को कंटिन्यू कर रही हूँ। आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? ये क्वेश्चन तो काफी अच्छा है। जब कोई हम दोनों को देखता है फर्स्ट टाइम, तो मतलब मोस्टली लोगों ने मुझे बोला है कि हमारी लव मैरिज है। हाँ। फिर जब मैं सबको बताती हूँ कि हम दोनों सेम सिटी से हैं, तो फिर सबको और ज्यादा लगता है कि अब तो हमारी लव मैरिज है, लेकिन वैसे हमारी अरेंज मैरिज है। हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज क्या आया? वैसे आफ्टर लाइफ तो, सॉरी सॉरी, कट करना। नहीं नहीं, रोल कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आफ्टर मैरिज तो सबकी लाइफ में काफी ज्यादा चेंजेस आते हैं। तो मेरी लाइफ में भी एक चेंज आया कि पहले हमारी तरह से बैचलर लाइफ चलती है, कभी भी खाया, कभी भी पिया, कभी भी सो गए, किसी को कुछ बताना नहीं, जो मन किया कर लिया। लेकिन शादी के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी बढ़ जाती हैं, आपको फैमिली को भी देखना होता है, खुद को भी देखना होता है, और एक आपके रिलेशन को भी आपको अच्छे से बना के चलना होता है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो बढ़ी, वो ही मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज था। हाँ, तो प्रज्ञा जी, जैसे कि शादी से पहले लड़कियां सोचती हैं कि इमेजिनेशन करती हैं कि मुझे ऐसा हस्बैंड मिलना चाहिए, मैं ये क्वालिटीज होनी चाहिए। तो आपके लिए एक आइडियल हस्बैंड क्या था उस टाइम पे? जब मेरी शादी के बाद घर में चलने लगी थी तो नहीं नहीं नहीं, शादी से पहले पूछ रहा हूँ, आप कैसा हस्बैंड एक्सपेक्ट कर रही थी? तो जब मैं वही बोलूँ ना, शादी के बाद हाँ। चलने लगी थी तो मुझे अच्छा। तो थॉट आया ऐसा। हम्म। तो जब मेरे यहाँ मतलब होता है ना कि मैं सबसे अपने घर का सबसे बड़ा बच्चा हूँ, तो घर में सबसे पहले मेरी शादी की बात स्टार्ट हो गई थी। तो जैसे जैसे शादी की बात चलना स्टार्ट हुई, तो मतलब जस्ट कहना स्टार्ट कर दिया था कि अब इसकी शादी करेंगे करेंगे। तो फिर मुझे भी लगता था, मतलब मैं भी सोचती थी यार मुझे कैसा हस्बैंड चाहिए। वैसे मुझे पता था कि मेरे पापा मेरे लिए अच्छा लड़का ही ढूंढेंगे, पर मुझे बस ये था कि केयरिंग लड़का होना चाहिए, और जो कि मुझे मिला भी। मेरे हस्बैंड रियली बहुत केयरिंग है। हाँ, तो प्रज्ञा जी, जैसे आपने बताया कि आपने जैसा सोचा था उतने ही केयरिंग आपको हस्बैंड मिली, तो क्या आपने भी वो 16 सोमवार के व्रत रखे थे अपने हस्बैंड के लिए? नहीं नहीं, वैसे मैंने कभी कोई व्रत नहीं रखा। मैंने सुना तो बहुत था कि 16 सोमवार के रखने से अच्छा पति मिलता है, लेकिन मैं ज्यादा व्रत वगैरह नहीं कर पाती हूँ, तो मैंने व्रत तो नहीं किए थे। लेकिन ईश्वर की कृपा रही कि बिना व्रत के ही मुझे अच्छा लड़का मिल गया। वैसे आपने मोस्टली वो रील्स देखी आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत चलती है कि वो लड़का कहता है यार मैं कब से सिंगल हूँ, पता नहीं कौन सी लड़की इतना व्रत कर रही है मेरे लिए। वैसे जैसे आपने अभी व्रत की बात कही, 16 सोमवार के व्रत की, तो इसके लिए मैं एक चीज कहना चाहती हूँ। अच्छी बात है जो लोग व्रत करते हैं, और मैं उनके लिए भी कहूंगी, जैसे मेरे लोग भी कई पापी लोग हैं जो व्रत नहीं करते हैं, तो उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें देखना है। तो उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप व्रत नहीं करेंगे, लेकिन बस अच्छे अच्छे काम करते जाइए और पॉजिटिव सोचते जाइए, तो आपको भी जरूर से अच्छा ही लड़का मिलेगा। बट कोई गारंटी नहीं है। ये सिर्फ आप होप कर सकते हो, भगवान की कृपा रही हाँ। तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रज्ञा जी, आफ्टर मैरिज क्या खुद के लिए उतना टाइम मिल पाता है आपको? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखो, टाइम तो ये है कि सभी के पास 24 घंटे हैं, उसी में से आपको टाइम निकालना होता है। अगर आप अपना मन हटा ले कि नहीं आज मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, तो मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन मेरे अंदर अगर पैशन है, मुझे कुछ करना है, तो मुझे टाइम निकालना नहीं, चुराना पड़ेगा उन 24 घंटों में से, क्योंकि सबके पास ही 24 घंटे हैं। मैं कोई अलग से तो नहीं हूँ। लेकिन जब मैंने ठान लिया था कि नहीं मुझे कुछ करना है, तो मैं पूरे दिन के काम ऐसे मैनेज करती हूँ कि मुझे अपने वीडियोस के लिए टाइम निकालना ही पड़ता है। और नहीं भी निकालना पड़ता, निकाल पाती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं, मैं रात में दिन में जैसे भी मुझे टाइम मिले, मुझे अपनी वीडियोस बनानी है और अपने पर्सनल काम के लिए मुझे टाइम निकालना है। तो प्रज्ञा जी, मैरिज में अंडरस्टैंडिंग ज्यादा जरूरी है या लव?
ये तो डिपेंड करता है, देखिए किसका रिलेशन कैसा है, लेकिन मैं अपने बारे में बताऊंगी। हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, और अंडरस्टैंडिंग जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो लव तो अपने आप ही हो जाता है। तो मुझे लगता है मतलब अंडरस्टैंड दोनों होना चाहिए। दोनों होना चाहिए। सही बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोसाइटी की कौन सी बात आपको गलत लगती है? तो सबसे पहले तो मैं इस बात पे ये कहना चाहूँगी, एक तो ये डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि हर सोसाइटी में ना हर तरीके के लोग होते हैं। आज मैं जैसे ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो किसी को बहुत अच्छा लगेगा, और कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि क्या ये ब्लॉगिंग कर रही है, ये सारी चीज़ें कर रही है। हाँ। होता है ऐसा। लेकिन सबसे गलत चीज़ मुझे जो लगती है कि हम सिर्फ मुँह से कहते हैं कि ज़माना आगे बढ़ गया है, टाइम बदल गया है और लड़का और लड़की इक्वल हैं, लेकिन सिर्फ कहने से नहीं होता, सोचना अपने समझ में भी ये चीज़ें लानी पड़ती हैं। सही तो बात। मुझे ये चीज़ गलत लगती है कि हम कहते हैं लड़का लड़की इक्वल है, लेकिन नहीं है। आज मैं आपको और मेरा एग्जांपल लेती हूँ। जैसे आज आप रात में ब्लॉगिंग कर रहे हो सड़क पे खड़े होके, ठीक है, किसी भी स्टॉल का वीडियो बना रहे हो, लोग कुछ नहीं निकल जाएंगे देखेंगे। वही अगर मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, देखो इतनी रात में ब्लॉगिंग कर रही है, इसके घर वालों ने कैसे भेज दिया, कुछ कहते नहीं है क्या? तो सही सिर्फ हम बात मुंह है। से कहते हैं लड़का और लड़की इक्वल हैं। अगर आज लड़कियों को छूट दी गई, कुछ करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने करके भी दिखाया। आप देखिए हमारी जो प्रेसिडेंट है वो एक फीमेल ही है, सही बात। लेकिन आप उनको वो मौका तो दो कि अगर वो रात में भी निकल रही हैं तो उन्हें सेफ फील तो कराओ एटलीस्ट। तो मुझे ये चीज बस गलत लगती है कि लड़का और लड़की इक्वल कहने के बावजूद भी इक्वल नहीं है। हाँ। और मैं ऑडियंस से भी एक बात कहना चाहूंगा। मोस्टली क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं अपनी सोसाइटी में। पहले था कि फीमेल्स को उस नजरिए से देखा जा सकता था कि बाहर इतना खुल के नहीं घूम पा रहे हैं, बट आज थोड़े बहुत चेंजेस आ रहे हैं। बट अभी भी कुछ ऐसी सिटीज हैं जहां पर लोगों की मेंटेलिटी अभी भी बहुत छोटी है। तो मैं चाहूंगा कि आप भी थोड़ा सा समझो, और आपके ये बिहेवियर से क्या होता है ना, वो थोड़ा सा हेजिटेट हो जाता है, उसके कंटेंट पे फर्क पड़ता है। आप उनको सपोर्ट दिखाओगे तो वो कुछ करके दिखाएंगे, जैसे और भी फीमेल्स बड़े बड़े शहर में करके दिखा रहे हैं। तो सपोर्ट करो गाइस। हाँ तो प्रज्ञा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आफ्टर मैरिज जो लड़कियों की घर के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और जो आप कंटेंट क्रिएशन करते हो, उसमें बैलेंस करना कितना मुश्किल है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि शादी से पहले ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे हम पहले लाइफ रहती है, शादी से पहले वो पूरी चेंज हो जाती है। तो आपको सबसे पहले तो घर को मैनेज करना है, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही हो जाती है, क्योंकि आपको घर देखना है, सारी चीजें मैनेज करनी है, सब कुछ आपको ही करना है। लेकिन अगर आपके अंदर पैशन है कि आपको अपने किसी इंटरेस्ट को कंटिन्यू करना है, तो फिर आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। तो मैं भी वैसा ही करती हूँ, सारी चीजें मैनेज करती हूँ, घर के काम उस अकॉर्डिंग टाइम टेबल से करती हूँ, जिससे मुझे अपने पर्सनल जो भी मेरे इंटरेस्ट है उसको कंप्लीट करने के लिए या फिर मेरी वीडियोस वगैरह बनाने के लिए मुझे टाइम मिल पाए। और जैसे कि आपने कंटेंट क्रिएशन की बात करी, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आई नो आपने अभी अभी कंटेंट बनाना स्टार्ट किया है, बट आप किस किस जॉनर में आप अपने आप को परफेक्ट समझते हो कंटेंट क्रिएशन में? जैसे कि मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ, प्रोडक्ट के रिव्यू भी करती हूँ। तो मुझे लगता है कि ब्लॉगिंग मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, मेरा बेबी होने के बाद प्रॉपर तरीके से। हाँ। तो मुझे लगता है अभी मैं प्रोडक्ट के रिव्यू करने में अच्छे से मास्टरी है मुझे। हाँ तो मैं ऑडियंस से भी एक बात कहना चाहूंगा, प्रज्ञा जी भी बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाती हैं और प्रोडक्ट रिव्यू भी बहुत अच्छे करती हैं जो डेली लाइफ के यूज के होते हैं। तो आप भी इनका पेज जरूर एक्सप्लोर करें और देखें। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछना चाहूंगा, आपकी लाइफ का सबसे हैप्पी मोमेंट कौन सा रहा है अभी तक? मेरी लाइफ का सबसे हैप्पी मोमेंट था जब मेरा बेबी मेरी लाइफ में आया। जब उसको मैंने पहली बार देखा तो मुझे लगा मुझे सारी जीवन की खुशियां मिली, क्योंकि कहते हैं ना एक माँ का दूसरा जन्म होता है बेबी होने के बाद। तो जब मैंने अपने बेबी को फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे रियली में यही फील हुआ कि हाँ आज ये मेरी सेकंड लाइफ है। सही बात है। देन जैसे कि अगर मान लो अभी आप कंटेंट क्रिएशन ना कर रही होती तो आप क्या करती? अभी मैं कंटेंट क्रिएशन नहीं कर रही होती तो शायद अभी मैं अपनी तैयारी कर रही होती सर्विसेज के लिए, और शायद आज मैं आईएएस होती। मे बी, बट आई नो जो लिखा होता है कुछ अच्छा हाँ। ही लिखा होता है, इसलिए आप लाइफ में उस बात पे चलते हो आप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कभी ऐसा हुआ है कि कंटेंट क्रिएशन के लिए आपके घर में आर्ग्यूमेंट वगैरह हुआ हो?
नहीं, वैसे ऐसा कभी नहीं हुआ कि कंटेंट की वजह से हमारे घर में आर्ग्यूमेंट हुआ हो। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, इवन मेरे पेरेंट्स और मेरे इन-लॉज़ दोनों ही बहुत सपोर्टिव हैं। जब मैं पहले वीडियोज़ बनाती थी शादी से पहले, तो मेरे पेरेंट्स भी बहुत सपोर्ट करते थे, और अब शादी के बाद मेरे इन-लॉज़ और मेरे हस्बैंड, स्पेशली मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं और हर फील्ड में मेरे साथ ही रहते हैं। कभी मैं डिमोटिवेट भी होती हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस डाउन जाता है, मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगी या फिर मुझे नहीं करना चाहिए, तो उल्टा वो मुझे मोटिवेट करते हैं और बोलते हैं कि नहीं तुम करो, हो जाएगा, टाइम दो, सारी चीजों के लिए टाइम लगता है। हाँ, और ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे सपोर्टिव हस्बैंड हर किसी को मिले तो सबकी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी आसान हो जाती है। सही बात है। सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। अगर आपको फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता तो ऑलरेडी जब आप स्टार्ट करते हो तो बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं कि खुद ही आप डिमोटिवेट होने लगते हो। ऊपर से अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर आपको लगेगा नहीं, रहने दो, नहीं करना। लेकिन एक सपोर्ट से आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। देन जैसे कि कभी ऐसा हुआ है कि आपके हस्बैंड आपके लिए कैमरामैन बने हो? हाँ, ऐसा काफी बार हुआ है। एक बार नहीं, कई बार वो मेरे कैमरामैन बनते हैं जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता या फिर कुछ ऐसे एंगल से शूट करना है जहाँ पे ट्राइपॉड या फिर आपका टाइमर भी काम नहीं करेगा, वहां पे वही मेरे कैमरामैन बनते हैं। वाह, कितना सपोर्टिव है सच। देन नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूंगा कि आफ्टर मैरिज जो लड़कियों के ड्रीम्स होते हैं वो कम हो जाते हैं कि और भी स्ट्रांग हो जाते हैं? हाँ, इस चीज का भी आंसर वही है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि शादी के बाद सिचुएशन डिपेंड करती है किसकी फैमिली कैसी है। कई लोग चाहते हैं कि नहीं अब उन्हें कुछ नहीं करना है, हमारी जो बहू आएगी वो घर के ही काम करेगी और ज्यादा कुछ नहीं करना है, और कई लोग होते हैं सपोर्ट करते हैं। तो उस वजह से अगर सपोर्ट आपको मिलता है तो आपके ड्रीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। और जैसे कि मैं एक चीज पूछना चाहूंगा और आई नो ऑडियंस भी जानना चाहेगी इस पर्सपेक्टिव को कि जैसे कि मेनली आपका जो ड्रीम है आप बहुत पैशनेट हो उसको करने के लिए और फैमिली से उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है मान लो किसी को, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? उस सिचुएशन में ये करना चाहिए कि जैसे अगर आपको कुछ करना है, मीन्स आपके अंदर जुनून है कि आपको करना है, तो सबसे पहले आपको अपनी फैमिली को कन्विंस करना चाहिए। आपको उनको बताना चाहिए कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, मुझे इसे परस्यू करना है और इसको करने के बाद ये रिजल्ट मिल सकते हैं, मैं ये अच्छा कर सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि इसके बाद आप कंटिन्यू कर सकती हैं। हाँ, तो प्रज्ञा जी ये व्लॉगिंग करने का आइडिया कैसे आया आपको और फर्स्ट व्लॉग का कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी? मैंने अपने वीडियोस कोविड के टाइम पर ही बनाना स्टार्ट किए थे। तो मैं कोविड से जस्ट पहले ट्यूशंस लेती थी, तो मुझे जब वीडियोस बनाने का आइडिया आया तो मुझे लगा मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो मैंने बच्चों से रिलेटेड ही वीडियोस बनाना स्टार्ट करिए। फिर कोविड का टाइम जैसे कि चल ही रहा था, सारी फैमिली इकट्ठी थी, मतलब मेरी जो फैमिली है वो जॉइंट फैमिली है, तो सारे बच्चे, काफी सारे मेंबर्स थे फैमिली में। तो मैंने सोचा मैं ब्लॉग करना स्टार्ट करती हूँ। तो हमारी फैमिली में काफी बर्थडे एनिवर्सरी पड़े उस कोविड के टाइम पे, तो मैंने उसी टाइम से ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया। हाँ, और जैसे कि आप अपने पुराने वीडियोस वगैरह देखते हो अभी, तो क्या फील होता है? हैप्पीनेस, नॉस्टैल्जिया या रिग्रेट? पुराने वीडियोस को देख के मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। लगता है ना कि ऐसे वीडियोस बनाते थे, मतलब जो सारी पुरानी मेमोरीज है वो एकदम से आंखों के सामने आ और जाती कुछ रिग्रेट नहीं होता कि अरे ऐसी भी वीडियो बनाती थी मैं? नहीं, रिग्रेट तो नहीं होता, बस थोड़ा सा लगता है क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, सारी चीजें, पर पुरानी मेमोरीज भी रिकॉल हो जाती है। नॉस्टैल्जिया लाइक फील होता है। हाँ। ओके। हाँ, तो प्रज्ञा जी जैसे कि आप व्लॉग्स बनाते हो तो किस टाइप के व्लॉग्स आपको सबसे ज्यादा पसंद है? अभी तो जैसे मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो मुझे ब्लॉग्स करना ही पसंद है। जो भी मैं डेली लाइफ में करती हूँ, कहीं भी हम जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो मैं सारी चीजें ब्लॉग्स नहीं, डेली लाइफ ज्यादा पसंद है बनाना ब्लॉग्स में या फिर ट्रैवल करना? अच्छा, मुझे वैसे मैं ट्रैवल बहुत करती हूँ क्योंकि मुझे घूमना बहुत पसंद है, तो मुझे ट्रैवलिंग ब्लॉग्स भी बनाना काफी ज्यादा पसंद है। और कोई ऐसा इंसिडेंट जो ट्रैवल करते समय हो गया हो जो बहुत ही ऐसा अजीब सा हो, कुछ शेयर करना चाहेंगे? एक बार ही ऐसा हुआ था। एक्चुअली हम लोग राजस्थान ट्रिप पर जा रहे थे, प्लान करके गए थे कि हम जयपुर जाएंगे, लेकिन हम गए थे बाय रोड, तो फिर हमने अपनी गाड़ी मोड़ ली उदयपुर साइड। तो हम उदयपुर घूमने के लिए गए थे, तो हमने रैंडम सी रास्ते से ही मतलब बुकिंग्स की थी होटल्स की। तो अपना घूमने के बाद हमने एक होटल बुक किया उदयपुर में। तो जब हम होटल पहुंचे, रात को 12 बज गया था हमको पहुंचते पहुंचते। सबसे मेन बात तो होटल के पास पार्किंग नहीं थी, तो काफी दूर हमें गाड़ी पार्क करनी पड़ी, हमारे साथ में बेबी भी था।
फिर जब हम होटल पहुंचे तो उस जो वहाँ पे जो स्टाफ था उसने बोला कि आपके नाम से कोई बुकिंग है ही नहीं। और हम उनको रास्ते से कॉल कर रहे थे, फोन नहीं उठा रहे। फिर होटल आके भी मैं उनको कॉल कर रही हूँ सामने से, सामने फोन रखा हुआ है, वो फोन नहीं उठा रहे। बहुत ज्यादा उनसे बहस हुई, लेकिन वो कंसिडर ही नहीं कर रहे थे कि हमारे नाम से कोई बुकिंग है। फिर हमने मेक माई ट्रिप को कॉल किया, जैसे तैसे सारी चीजें ठीक हुई। फिर मेक माई ट्रिप ने हमें दूसरा रूम, मतलब दूसरा मतलब दूसरे होटल में हाँ, करके दिया। दूसरा होटल अरेंज करके दिया। मतलब एक्चुअल में ऐसा क्या हुआ था, मेक माई ट्रिप के साइड से कुछ गलती हो गई थी या फिर होटल वालों को नहीं, कुछ मेक था? माई ट्रिप की साइड से कोई गलती नहीं थी। होटल वाले ने, हमें लगता है कि रात को हमें पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो गई, तो हाँ। उन्होंने कोई होटल स्टाफ ने ही हाँ। बिना मैनेजर को बताए शायद किसी और को दे दिया। सेल कर दिया। हाँ, तो मतलब इसलिए वो डर रहे थे कि अब रूम नहीं है, क्या ही हाँ। करेंगे। तो फिर मेक माई ट्रिप से बात करके हमने, मतलब ये चीज, मैं उस होटल का नाम भी बता देती हूँ। होटल का नाम है देवराज। आप जब भी जाओ गाइस, अगर राजस्थान, तो बहुत सोच के बुकिंग करना, और पहले ही अगर आपका फोन पे कंफर्मेशन हो जाए हाँ। तो ज्यादा अच्छी बात है, नहीं तो बहुत परेशान होना पड़ेगा आपको, जैसे हम हुए। एक तो क्या होता है ना, अपन बाय रोड जा रहे हैं, इतना ट्रेवल करके जा रहे हैं और वहां पहुंच के इतना बड़ा हाँ। शॉक मिल जाए और पूरी ट्रिप का। हाँ, खासकर जब रात हो, बच्चा साथ में हो, तो बहुत वही ज्यादा तो। दिमाग खराब होता है। सही बात है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना फन सेगमेंट, जो कि अलग ही अपना स्टाइल है, फोफो विद निशांत। तो प्रज्ञा जी, मैं आपको समझा देता हूँ, ये हमारा फन सेगमेंट है। इसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसी क्वेश्चन के दो आंसर देने, फिल्टर ऑन में और फिल्टर ऑफ में। ओके। ठीक है? हाँ, तो बढ़ते हैं फन सेगमेंट के फर्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो प्रज्ञा जी, फर्स्ट क्वेश्चन है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कंटेंट क्रिएशन में प्रायोरिटी किसको ज्यादा मिलती है? ऑन में आपका जवाब, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और ऑफ में? अरे, कंटेंट क्रिएशन सबसे ऊपर है, आगे जो भी होता रहे। सही बात है, एक कंटेंट क्रिएटर के लिए उससे बड़ा कुछ नहीं होता, और सब होता रहे, क्योंकि होता काम रहे। ही हमारी पूजा है ना। हाँ, सही बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि मान लो आपका किसी दिन व्लॉग बनाने का बहुत ज्यादा मन हो रहा है कि आज तो मैं बना के ही रहूंगी व्लॉग, और हस्बैंड ने मना कर दिया कि आज व्लॉग नहीं बनाना है, तो आप क्या करेंगी? ऑन में आपका जवाब, वीडियो नहीं बनाऊंगी। और ऑफ में? उनको थोड़ा सा मक्खन लगाऊंगी, बटरिंग करूंगी, क्योंकि वीडियोस कैसे छोड़ सकती हूँ बनाना। हाँ, इतना एक तो इतने सब प्लानिंग वगैरह करो, वीडियो हाँ। की सोचो, स्क्रिप्ट करो, और फिर एंड टाइम पे मना हो जाए, मैं तो बहुत गुस्सा आती है मुझे तो। मैं खुद व्लॉग बनाता हूँ ना, इसलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, आपके बेबी को संभालना ज्यादा टफ है या हस्बैंड को मनाना? ऑन में आपका जवाब, हस्बैंड को मनाना। और ऑफ में? अरे भाई, बेबी को मनाना सबसे ज्यादा मुश्किल है। हस्बैंड तो एक दो डिश में मान जाएंगे, लेकिन बच्चे के लिए सारे दिन भी कुछ कर दो तो नहीं मानता है वो। हाँ, उसको क्या ही पता, लेकिन मोस्टली मैंने सुना है कि हस्बैंड के दिल तक का रास्ता पेट से होकर जाता है, कुछ अच्छा बना के खिला दो इतने में मान जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। घर में बॉस कौन है आपके, आप या हस्बैंड? ऑन में आपका जवाब, हस्बैंड। और ऑफ में? ऑब्वियसली मैं। ओह, आपके हस्बैंड भी देख रहे होंगे ये शो। बिल्कुल, उनको भी पता है कि भाई होम मिनिस्टर कौन है। सही बात है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर में ज्यादा ड्रामा कौन करता है, आप या आपका बेबी? बेबी। ऑन में? और ऑफ में? ऑब्वियसली मैं। कभी सही कभी बात हमको है। भी छोटा बच्चा बनने का मन करता है ना। हाँ, ये क्या हो जाता ना, अपन उम्र से बड़े हो हाँ, जाते साइज से, बट मन दिल तो से बच्चा है ना अभी भी। बिल्कुल सही। सही बात है। तो ऐसा था कुछ हमारा फन सेगमेंट फोफो विद निशांत। कुछ एंडिंग क्वेश्चंस फिर एंड करते हैं। हाँ, तो प्रज्ञा जी, कभी ऐसा कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ है आपके और आपके हस्बैंड के बीच में कि नहीं आपको बेबी संभालना पड़ेगा, वो कह रहे नहीं आपको संभालना पड़ेगा? हाँ, ऐसा बहुत बार ही होता है, डेली ही होता है। हाँ। कभी मतलब काउंटिंग चलती है, मैंने इतने काम कर दिए, उसके अब आपको इतने करने हैं। वो बोलते हैं मैंने ये किया तो तुम ये करो। ये डेली का हमारा आर्ग्यूमेंट होता है। और मोस्टली कौन करता है? वैसे तो हमें पता है अभी भी जैसे कि हम लोग देख ही रहे, मोस्टली कौन करता है? मोस्टली तो वैसे मुझे लगता है हमारा इक्वल इक्वल है। मैंने बताया ना, वो काउंटिंग चलती है। अच्छा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि बेबी के आने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, और क्या उस मतलब कंटेंट क्रिएशन में क्या इफेक्ट पड़ा उसका?
बेबी की लाइफ में आने के बाद बहुत सारे चेंजेस आए। सबसे पहले तो स्पेशली जब आपका फर्स्ट बेबी होता है तो आपको कुछ भी चीजें पता नहीं होती हैं, तो सारी चीजें उसके लिए तो नई है, आपके लिए भी सब कुछ नया नया ही रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बच्चा पूरी तरीके से आप पे डिपेंडेंट होके इस दुनिया में आता है। सही बात। पूरी पूरी जो केयर है वो आपको ही उसकी करनी होती है। तो जब वो छोटा था, मेरा बेबी अभी 2 इयर्स का है, तो मुझे उस टाइम पे ये लगता था कि अभी मुझे पूरा फोकस उसी पर ही करना है, क्योंकि उसकी केयर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सही बात। लेकिन अभी जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, थोड़ा चीजें समझता है, तो मैं अपनी वीडियोस पे अच्छे से ध्यान भी दे पाती हूँ और उसके लिए भी टाइम निकाल पाती हूँ। और जैसे कि मैं आपके एक्सपीरियंस से पूछना चाहूंगा और आपका क्या मानना है वो, कि जैसे कि मोस्टली देखा जाता है कि एक माँ के लिए जो उसका सबसे छोटा चाइल्ड होता है वो उसका फेवरेट होता है, लेकिन एक चाइल्ड के लिए उसकी माँ जो सबसे बड़ा उसका बेटा होता है स्पेशली, उस पर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं और वो रहती हैं, उसके लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उसकी माँ होती है। तो आपका क्या मानना है इस पे? वैसे मैं ये चीज बिल्कुल सही मानती हूँ, क्योंकि बच्चे के लिए उसकी प्रायोरिटी माँ ही होती है, क्योंकि वो हर चीज अपनी माँ से कह सकता है। और मुझे लगता है 24/7 वो अपनी माँ के साथ ही रहता है, कोई भी बच्चा, क्योंकि पापा तो फिर भी जॉब और पे चले गए। मदर्स के लिए जो उसके छोटा बच्चा होता है, सेकंड चाइल्ड या थर्ड चाइल्ड, वो ही क्यों फेवरेट होता है? नहीं, ऐसा बच्चों को लगता है, लेकिन पेरेंट्स के लिए उनके सारे बच्चे, 2 बच्चे हो 3 बच्चे हो, सारे बच्चे पेरेंट्स के लिए इक्वल ही रहते हैं और पेरेंट्स सबके लिए इक्वल ही करते हैं। नहीं, ऐसा मुझे, अब स्पेशली मुझे ही देख लो, मेरी जो मम्मी है ना, वो मेरे को इतना सुनाती हैं, इतना अभी अभी भी पिटाई भी लग जाती है कभी कभी, मैं कुछ ऐसा बोल दूं, इतना बड़ा हो गया हूँ मैं बताना चाहूंगा। और मेरा जो छोटा भाई है, अरे वो छोटा है, वो कैसे कर पाएगा, तुम जाके करके लाओ ये चीज, तुम ये करो, उसको कुछ नहीं, पापा भी उसको हर चीज में डिफेंड करेंगे। मुझे तो लगता है यार कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है घर में। ऐसा होता है। अभी तो आपका आई थिंक फर्स्ट बेबी हुआ है, आपको पता चलेगा कुछ सालों में क्या होता है। हाँ, ये भी हो तो प्रज्ञा जी, आए दिन देखा जाता है कि डिवोर्स रेट इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है और लोग आपस में रह नहीं पा रहे हैं, साथ में अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पाती है कपल्स के बीच में जो न्यूली मैरिड है। तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग इतनी है, इतना प्यार है आपके रिलेशन में, तो उसके क्या क्या रीजंस हैं, आप ऐसी क्या चीजें आप और आपके पार्टनर फॉलो करते हैं जिससे एक हेल्दी मैरिड लाइफ आपकी चल रही है? देखो, मैरिज लाइफ जो होती है ना, वो एक तराजू की तरह होती है, उसको आपको पूरी तरीके से बैलेंस करके चलना पड़ता है। अगर एक तरफ वेट ज्यादा हो गया तो क्या होगा, दूसरी तरफ वेट, तो दोनों को ही आपको इक्वली बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो कुछ चीजें वो मेरे हस्बैंड अपनी तरफ से बैलेंस करते हैं, कुछ चीजें मैं अपनी तरफ से बैलेंस करती हूँ। अगर एक ने भी एक तरफ वेट ज्यादा रख दिया तो चीजें क्या डिसबैलेंस हो जाएंगी। तो ऐसा ही सबको मुझे लगता है मैरिज लाइफ में यही करना चाहिए, कभी आपको झुकना चाहिए, कभी आपके हस्बैंड को झुकना चाहिए। अगर एक ने भी अपना ईगो दिखाया तो वहां पे आप देखते हो फिर डिवोर्स और सारी आजकल आप तो देखा, मोस्टली जो फीमेल्स होती हैं वो कहती है नहीं मैं क्यों सॉरी बोलूं, हस्बैंड को सामने से आके बोलना चाहिए। देखो, फिर वो चीज कभी कभी मजाक में भी होती है, या फिर आपको इतना पता होता है कि आप इस लेवल तक इतना कर सकते हो कि आपके हस्बैंड आपको मना लेंगे। लेकिन अगर वो चीज ज्यादा हुई, अति हर चीज की बुरी होती है, अति हो गई वहां, वो चीजें फिर खराब हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, आपका जो रिलेशन है वो हस्बैंड वाइफ की तरह है, आप मेंटेन करके चलते हो, या फ्रेंड्स की तरह? देखो, मैंने आपको पहले बताया था जैसे कि हमारी अरेंज मैरिज है, तो स्टार्टिंग में हमको एक दूसरे को समझने में बहुत टाइम लगा। कभी मुझे उनके बारे में कई चीजें नई समझ में आई, कभी उनको मेरे बारे में नई नई चीजें समझ में आई। लेकिन अब हमारा रिलेशन ऐसा हो गया है फ्रेंडशिप जैसा, क्योंकि मुझे कोई भी प्रॉब्लम है या मुझे कोई भी चीज है तो मैं उनके साथ शेयर करती हूँ, और अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे साथ शेयर करते हैं। तो हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई बात हम छुपा के रखते हैं। तो इस वजह से हम एज अ फ्रेंड भी रहते हैं, जिससे हमारा रिलेशन और ज्यादा हेल्दी हो गया है। सही बात। हाँ, तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ प्रज्ञा जी, के जैसे कि अभी जो न्यूली मॉम बनी है जो फीमेल्स, और वो कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहती हैं, बट किसी रीजन की वजह से उनको थोड़ी सी हेजिटेशन या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही हैं बीच में, तो उनके लिए आप क्या क्या एडवाइस देना चाहेंगी? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि ये मुझसे भी रिलेट करता है। जैसे कि हमारी शादी हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी बढ़ जाती है, बच्चे होने के बाद तो और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। जैसे मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ, मेरा बेबी हुआ तो मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं अपने बेबी को अपनी वीकनेस बनाती हूँ या उसे अपनी पावर बना के, स्ट्रेंथ बना के उसे साथ में लेके चलती हूँ। तो मैंने अपने बेबी को वीकनेस नहीं बनाया, मैंने उसको स्ट्रेंथ की तरह लिया कि मुझे इसके साथ ही अब करना है जो करना है। या तो मैं बैठ के रोती रहूं, मेरा बेबी हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे पूरा
पूरा टाइम इसी को देना है, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं टाइम निकाला और मेंटली प्रिपेयर हो गई पहले कि मुझे इसको साथ में लेके करना है, अब जो भी करना है। इसलिए मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, क्योंकि ब्लॉग्स में मैं उसको भी ले सकती हूँ, उससे रिलेटेड भी कई चीजें मैं लोगों को दिखा सकती हूँ, जिससे लोगों को चीजें सीखने को भी मिले, कई नई नई चीजें जानने को भी मिले। तो मैं बस लास्ट में यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कुछ भी करना है तो सोचो मत, डरो मत, स्टार्ट करो। शुरुआत छोटी होगी लेकिन एंड उसका बहुत ज्यादा अच्छा होगा और सक्सेस आपको जरूर मिलेगी अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहेंगे। और भले ही आप को जो आपने सोचा है कि इतने फॉलोअर्स बढ़ जाएं या इतना हो जाए, वो आई थिंक आपके लक पे और आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। बट अगर आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करोगे ना, तो आपके जो मन को सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना, उससे बड़ा कोई चीज नहीं है कि मैंने एटलीस्ट ट्राई तो किया। हाँ सो गाइज, ऐसा था आज का हमारा सब्सक्राइबर स्पेशल एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया होगा। और जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम पे रील पोस्ट करी थी कि अब क्रिएटर्स के साथ साथ आपको भी मौका मिलेगा मेरे शो पे आने का, द निशान शो पे आने का। तो उसके फर्स्ट गेस्ट आ चुके हैं आपके सामने। अभी भी आपके पास मौका है मेरे शो में आने का। तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को जितना शेयर हो सके उतना शेयर करें। और प्रज्ञा जी भी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट बनाती हैं। मैं थोड़ा सा आप अपनी आईडी वगैरह शेयर कर दे तो इनको चेकआउट जरूर करें। इनके यूट्यूब चैनल पर भी ये ब्लॉग्स वगैरह बनाते हैं, तो उसको सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। जरा आप चैनल नाम बता दीजिए जरा। मेरा यूट्यूब पर है प्रज्ञा गोयल और इंस्टा पर भी मेरा सेम प्रज्ञा गोयल है। आप मुझे वहां पे जाके फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर आपको अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे। ओके देन, मिलते हैं एक और मजेदार एपिसोड के साथ, एक और नए गेस्ट के साथ। जब तक के लिए मजे करो, ध्यान रखो, बाय बाय।